नमस्कार मित्रों। आइए आज जानते हैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण एंडोक्रीन ग्लैंड पैराथायरॉयड ग्लैंड के विषय में। यह पैराथायरॉयड ग्लैंड एक मिनरल मेटाबॉलिज्म, मुख्य रूप से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को निर्धारित करने में, उसको रेगुलेट करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है। एक बहुत रोचक तथ्य है कि जब तक प्राणी एनिमल किंगडम में जब तक वह जल के अंदर रहा, मैरीन लाइफ में या फ्रेश वाटर में, तब तक उसका रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता था। गिल्स के थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन, वो जो वाटर का आना जाना गिल्स के थ्रू हो रहा है, वही उसकी मिनरल मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में मदद करता था। तो जो पानी अंदर आ रहा है और जो पानी बाहर जा रहा है, उसी पानी के साथ ब्लड में उपस्थित जो मिनरल्स हैं वो डिफ्यूज होके इन और आउट होते रहते थे, और उसी से मिनरल मेटाबॉलिज्म, मिनरल कंसंट्रेशन ब्लड में वो रेगुलेट होती थी। लेकिन जब यह एनिमल पानी से लैंड पर आया एम्फीबियंस के रूप में, तब एयर में रहने पर, लैंड पे रहते समय उसमें यह जो गिल्स के थ्रू होने वाली मिनरल डिफ्यूजन की प्रक्रिया है, उसमें बाधा उत्पन्न हुई, और तब उसमें आवश्यकता हुई कि कोई मिनरल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाला एक सिस्टम डेवलप हो। और यही वह समय था एम्फीबियंस में जब पैराथायरॉयड ग्लैंड का विकास हुआ। तो इस प्रकार से पैराथायरॉयड ग्लैंड हमें एम्फीबियंस, एव्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स इनमें मिलती है, और पाइसीज और उसके पहले वाले इनवर्टिब्रेट्स में नहीं मिलती। तो देखिए, एक रोचक तथ्य और भी है कि इस पैराथायरॉयड ग्लैंड का विकास भी फेरिंजियल पाउचेस से ही हुआ, जो कि गिल्स के एक मॉडिफाइड या वेस्टिजियल रेमिनेंट्स थे। तो जिस प्रकार से गिल्स से मिनरल मेटाबॉलिज्म होता था, उसी प्रकार गिल्स के जो काउंटर पार्ट है फेरिंजियल पाउचेस, उन्हीं के मॉडिफिकेशन से पैराथायरॉयड ग्लैंड का भी निर्माण हुआ। यह पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कैसे डेवलप होती हैं, इसके विषय में अभी हम लोग और आगे समझेंगे। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ फेरिंजियल पाउचेस हैं, यह सुपीरियर और इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स बनाते हैं। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स अमूमन 4 होती हैं नंबर में, जो कि कम ज़्यादा होके 3 या 4 से अधिक भी हो सकती हैं कुछ केसेस में। बहुत ही स्मॉल ग्लैंड है, 6 इंटू 3 इंटू 2 मिलीमीटर साइज की, जो कि थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर सरफेस पर स्थित होती है। यह थायराइड कैप्सूल के अंदर रहती हैं, डार्क ब्राउन या येलोइश ब्राउन कलर की होती हैं, और कई बार इसको थायराइड टिश्यू से अलग से डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यह परेशानी आती है जब हमें पैराथायरॉयड ग्लैंड का रिमूवल या पैराथायरॉयडेक्टमी करनी होती है, तो उसको किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करें कि वह थायराइड ग्लैंड में कहाँ स्थित है। तो सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड तो वास्तव में थायराइड लोब के मिडिल में स्थित होती है। हम ये ना सोचें कि यह अपर लोब, लोब के बिल्कुल अपर पार्ट पे स्थित होती है, बल्कि ये वास्तव में मिडिल पार्ट में होती है, जहां इंफीरियर थायराइड आर्टरी और लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल या रिकरेंट लेरिंजियल नर्व्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, लगभग इस स्थान पर। तो सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स इंफीरियर थायराइड आर्टरी और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के इंटरसेक्शन के पास, और इंफीरियर थायराइड ग्लैंड थायराइड लोब्स के लोअर पार्ट में, इनमें स्थित होती है। लेकिन यह हमेशा नहीं होता। वास्तव में जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि थर्ड फेरिंजियल पाउच और फोर्थ फेरिंजियल पाउच, इन दोनों से पैराथायरॉयड ग्लैंड्स बनती हैं। जो थर्ड फेरिंजियल पाउच है, वह इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड बनाता है और थाइमस बनाता है। तो वास्तव में होता क्या है, थर्ड फेरिंजियल पाउच से जो थाइमस बना, जब वो अपने डिसेंट के दौरान नेक वाले पोर्शन से डिसेंड करता करता मीडियस्टाइनम में पहुंचा, तो ये अपने साथ साथ पैराथायरॉयड ग्लैंड को भी ले जाता है। तो इस प्रकार से जो ऊपर स्थित पैराथायरॉयड ग्लैंड है, जो थर्ड फेरिंजियल पाउच से डेवलप हो रही है, वह थाइमस के साथ नीचे पहुंच जाती है। तो थर्ड फेरिंजियल पाउच से डेवलप होने वाली पैराथायरॉयड ग्लैंड इंफीरियर हो जाती है, जबकि फोर्थ फेरिंजियल पाउच से डेवलप होने वाली पैराथायरॉयड ग्लैंड ऊपर ही रह जाती है। तो फोर्थ सुपीरियर पैराथायरॉयड को उत्पन्न करता है, जबकि थर्ड फेरिंजियल पाउच इंफीरियर पैराथायरॉयड को उत्पन्न करता है।
अब देखिए फोर्थ फेरिंजियल पाउच से जो सुपीरियर थायराइड ग्लैंड उत्पन्न हो रही है, इसको बहुत ज़्यादा माइग्रेट नहीं करना पड़ रहा। यह थोड़ी दूर ही चल रही है। तो इसकी जो पोजीशन है, फाइनल पोजीशन थायराइड ग्लैंड के ऊपर, वह अधिकतर केसेस में कांस्टेंट रहती है। लगभग 75% केसेस में यह अपनी प्रॉपर लोकेशन पे थायराइड लोब के मिडिल पार्ट में मिलती है। जबकि इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, जिसको नेक से और काफी नीचे तक माइग्रेट करना पड़ रहा है, वह केवल 55% केसेस में थायराइड लोब के लोअर पार्ट में मिलती है, जबकि 30% केसेस में लगभग यह थाइमस के साथ चलती चलती और मीडियस्टाइनम में पहुंच जाती है। रिमेनिंग 15% केसेस में यह अपने डिसेंट के पाथ में कहीं भी हो सकती है, अपर पार्ट से लेके और लोअर पोर्ट ऑफ थायराइड लोब तक। तो इस प्रकार सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड को पहचानना सरल है। यह जहां पे इंफीरियर थायराइड आर्टरी और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व्स ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, लगभग उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यह होती है। जबकि इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि ये अपनी लोकेशन पे केवल 55% केसेस में होती है और 45% केसेस में यह ऊपर से लेके मेडिस्टाइनम तक किसी भी भाग में मिल सकती है। अब जो इनकी आर्टीरियल सप्लाई को अगर हमें समझना हो, तो पहले हमें थायराइड ग्लैंड की आर्टीरियल सप्लाई को समझना होगा। थायराइड ग्लैंड को 3 ब्लड वेसल्स सप्लाई करती हैं। ऊपर से सुपीरियर थायराइड आर्टरी, बीच से इंफीरियर थायराइड आर्टरी और नीचे से थायराइडिया इमा आर्टरी। ये थायराइडिया इमा आर्टरी ये सबसे छोटी ब्रांच है, जो कि एओर्टा से अराइज होती है, और इसकी बहुत ज्यादा जो मैग्नीट्यूड के हिसाब से इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। जो मुख्य ब्लड सप्लाई थायराइड की है वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी, जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी, जो कि थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है, इनसे होती है। इन दोनों में भी अगर आप ये देखें कि पैराथायराइड की लोकेशन क्या है, मिडिल में और लोअर पार्ट में, यह दोनों ही पार्ट इंफीरियर थायराइड आर्टरी के ज्यादा संपर्क में आते हैं। इसलिए दोनों पैराथायराइड ग्लैंड, सुपीरियर भी और इंफीरियर भी, यह दोनों इंफीरियर थायराइड आर्टरी से अपनी वेस्कुलर सप्लाई प्राप्त करते हैं। सुपीरियर पैराथायराइड कभी कभी सुपीरियर थायराइड आर्टरी से भी वेस्कुलर अपना आर्टरियल सप्लाई प्राप्त कर सकती है, और कभी कभी वो इन दोनों आर्टरी के बीच के एनास्टोमोटिक चैनल से प्राप्त करती है। अब दोनों पैराथायराइड ग्लैंड, सुपीरियर भी और इंफीरियर भी, इससे निकलने वाला जो वीनस ड्रेनेज है, वह थायराइड के चारों ओर जो प्लेक्सस ऑफ वेन्स है उसमें ड्रेन करता है। इसी तरह लिम्फेटिक ड्रेनेज भी थायराइड का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज उसके साथ, और चूंकि ये थाइमस के साथ लोअर इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड एसोसिएटेड होती है, इसलिए थाइमस के साथ भी। तो थायराइड और थाइमस दोनों के लिम्फेटिक ड्रेनेज के साथ इनका लिम्फेटिक ड्रेनेज भी वहीं पहुंच जाता है। इनर्वेशन की इसे कोई खास विशेष आवश्यकता होती नहीं, फिर भी इसके जो थोड़े वेजोमोटर फाइबर्स हैं, वह सिंपैथेटिक गैंग्लियंस में से सुपीरियर और मिडिल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियंस से आते हैं। जो मुख्य भाग है पैराथायराइड ग्लैंड का, वो है इसकी हिस्टोलॉजी। देखिए, पैराथायराइड ग्लैंड क्या है? एक एंडोक्रीन ग्लैंड, जिसका काम है पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन। तो इसकी जो मुख्य जो सेल होगी, जिसको हम चीफ सेल कहते हैं, वह वो सेल होगी जो पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट करे। तो वास्तव में पैराथायराइड ग्लैंड में दो सेल्स होती हैं, एक तो चीफ सेल जो कि पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट करती है, और दूसरी ऑक्सीफिल सेल्स, जिसके फंक्शन के विषय में हम अभी बहुत अधिक नहीं जानते। तो जो चीफ सेल्स हैं, ये मेन सिक्रीटरी सेल्स हैं पैराथायराइड ग्लैंड की, जो अबंडेंट होती हैं पूरे पैराथायराइड ग्लैंड में, ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और यह अपने सिक्रीटरी सेल होने के कारण से, क्योंकि इन्हें पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करना है, इनमें सिक्रीटरी एलिमेंट्स काफी अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। क्या क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें इन सिक्रीटरी जो प्रोटीनेशियस हार्मोन है उनका निर्माण होता है। गोल्गी एपरेटस, जहां उनकी प्रोसेसिंग होती है, और सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स, जहां वो स्टोर्ड होते हैं।
किसी भी सिक्रीटरी सेल में विशेष तौर पे न्यूक्लियस एक साइड में पुश कर दिया जाता है और बचे हुए पूरे साइटोप्लाज्म में ये 3 कंपोनेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर गोल्गी एपरेटस और पेरिफेरी पे लोकेटेड सिक्रीटरी सेल, ये किसी भी सिक्रीटरी सेल की विशेषता है। और यही इन पैराथायरॉयड की जो चीफ सेल्स हैं जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करती हैं, उनमें यह तीनों ऑर्गेनेल्स, ये तीनों कंपोनेंट्स प्रचुरता में मिलते हैं। अब जो एक्टिव चीफ सेल, जब तक चीफ सेल एक्टिव हैं और पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं, तब तो उसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स बहुत लार्ज साइज के होते हैं, सिक्रीटरी वेसिकल्स बहुत अधिक मात्रा में और होती हैं। लेकिन क्रमशः प्यूबर्टी के बाद जैसे जैसे ग्रोथ रुकती जाती है, वैसे वैसे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म उतनी एक्टिव नहीं रह जाती। तो उसके बाद पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन और सिंथेसिस और पैराथायरॉयड ग्लैंड यह क्रमशः प्यूबर्टी के पहले की एक्टिव फेज से धीरे धीरे डोरमेंट होती जाती है। तो यह वह समय आता है जब इन पैराथायरॉयड सेल्स में ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स का डिपोजिशन ज्यादा बढ़ने लग जाता है और इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। अब इस स्थिति में गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सिक्रीटरी वेसिकल्स ये सब कम हो जाते हैं और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स ज्यादा हो जाते हैं। तो जिसके कारण से जो इंक्लूजन्स दिखाई दे रहे थे अभी तक ये देखिए चीफ सेल्स, इसमें बहुत डार्क इंक्लूजन्स दिखाई दे रहे हैं और ये इंक्लूजन्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के जमा होने से वो क्लियर सेल के रूप में दिखने लग जाती है। तो जब तक एक्टिव चीफ सेल होती है वह डार्क स्टेन्स लेके इस प्रकार की दिखती है और जैसे जैसे एडल्टहुड में वो इनएक्टिव होती जाती है, उसमें ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते जाते हैं, वो क्लियर सेल का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से क्लियर सेल पार्शियली एक्टिव चीफ सेल्स को ही कहते हैं। जो दूसरी प्रकार की सेल्स हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की, वो है ऑक्सीफिल सेल्स या पिंक दिखने के कारण से, ईओसिनोफिल स्टेन लेने के कारण से ईओसिनोफिल सेल्स भी कहते हैं। ये चीफ सेल्स से ज्यादा इनका नंबर एडल्टहुड में बढ़ता जाता है, यह लार्ज साइज की होती हैं, इसके ग्रेन्यूल्स स्नोफिलिक होते हैं और इनका नंबर, इनका साइज, यह सब मुख्यतः प्यूबर्टी के बाद बढ़ता है। प्यूबर्टी के बाद यह ज्यादा प्रोमिनेंट होती जाती है। इनके फंक्शन के विषय में हम अभी बहुत अधिक नहीं जानते, शायद यह नॉन सिक्रीटरी सेल्स होती है, जबकि चीफ सेल्स एक्टिव सेल्स हैं जो मुख्य रूप से पीटीएच हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। अब इफेक्ट ऑफ एज तो हम समझ ही चुके हैं कि जब चाइल्डहुड में जब पैराथायरॉयड ग्लैंड बहुत एक्टिव होती है तो उस समय हमारे चीफ सेल्स या प्रिंसिपल सेल्स बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं इंटरकनेक्टेड कॉलम्स के रूप में, और इनके बीच बीच में इनसे निकलने वाले पैराथायरॉयड हार्मोन को ले जाने के लिए फेनेस्ट्रेटेड साइनोसोडल कैपिलरीज होती हैं। फेनेस्ट्रेटेड का मतलब उनमें एंडोथेलियल गैप जंक्शंस बड़े बड़े होते हैं जिससे वो पैराथायरॉयड हार्मोन उसके थ्रू सरलता से पास कर सके। लेकिन प्यूबर्टी के बाद जब एक्टिविटी कम होती है तो ऑक्सीफिल सेल्स का नंबर बढ़ता जाता है। क्रमशः यह पैराथायरॉयड ग्लैंड में यह दोनों सेल्स एडिपोज टिश्यूज से रिप्लेस होती जाती हैं और एडल्ट्स में यहाँ तक कि 1/3 ग्लैंड एडिपोज टिश्यूज से ऑक्युपाई कर ली जाती है और बाकी सेल्स का नंबर कम हो जाता है। तो इस प्रकार मित्रों, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो कि पैराथॉर्मोन सिक्रीट करती है अपनी चीफ सेल्स के माध्यम से, वह एक सक्रिय ग्लैंड है, वह एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है मिनरल मेटाबॉलिज्म के लिए, जो पैराथायरॉयड हार्मोन के द्वारा कैल्शियम होमियोस्टेसिस को मुख्य रूप से और एक सीमा तक फास्फोरस मेटाबॉलिज्म को भी नियंत्रित करती है। धन्यवाद।